जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। एक अच्छी खबर द हिंदू में छपी है कि मद्रास हाई कोर्ट में 88% जो जज हैं वो सामान्य श्रेणी से न होकर लोअर कास्ट से हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी और एमबीसी इन श्रेणियों से ज़्यादा हैं, मतलब 88%। विघ्नेश राधाकृष्णन ने डेटा पॉइंट में एक लेख प्रकाशित किया कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत के हाई कोर्ट में आरक्षित समुदायों की उपस्थिति ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भारत के पूर्व न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और संजीव खन्ना के कार्यकाल के दौरान अनुमोदित मद्रास हाई कोर्ट के 17 नियुक्त जजों में से 15 यानी कि 88.2% पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, अत्यंत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से थे। यह देश के 24 उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक हिस्सा है लोअर कास्ट का। हालांकि सिक्किम हाई कोर्ट के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट में भी सभी जज सामान्य कैटेगरी के हैं। कुल 221 नियुक्तियों में से 110 नियुक्तियां दक्षिण के 4 राज्यों के उच्च न्यायालयों मद्रास, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लिए थी। मद्रास हाई कोर्ट ने ओबीसी श्रेणी से 33% नियुक्तियां की तो एससी श्रेणी से 25% नियुक्तियां की, जिससे आरक्षित वर्गों में 88% नियुक्तियां संभव हो पाई। तेलंगाना में 85.7% तो कर्नाटका में 76.5% लोअर कास्ट के लोग हाई कोर्ट में नियुक्त हुए हैं। आप इस चार्ट को देखें तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 27.3% नियुक्तियां ही सामान्य वर्ग से की, जो कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक यहाँ की ही है सामान्य वर्ग की। लेकिन यह भी यह दर्शाता है कि अधिकांश नियुक्तियां लोअर कास्ट वर्गों से थी। इसके विपरीत उत्तर भारत में सामान्य वर्ग से नियुक्तियां कहीं अधिक है। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान जैसे हाईकोर्ट में सामान्य वर्ग से नियुक्तियों का औसत 50% से भी अधिक है। कुल 221 नियुक्तियों में से केवल 14 यानी कि 6.3% नियुक्तियां ही उन व्यक्तियों की थी जो वर्तमान या सेवानिवृत्त जज थे। इन सभी का संबंध सामान्य वर्ग से था। इस चार्ट में आप इसे देख सकते हैं। इनमें से कोई भी नियुक्ति दक्षिण के राज्यों के हाई कोर्ट में नहीं हुई, मतलब खानदानी प्रवृत्ति की कोई नियुक्ति दक्षिण के राज्यों के हाई कोर्ट में नहीं हुई। आप देखेंगे तो राजस्थान में 3, इलाहाबाद में 3, छत्तीसगढ़ में 2 और पटना में 2 ऐसी नियुक्तियां हुई। इन नियुक्तियों में से 34 महिलाएं थी। आप यह चार्ट देख सकते हैं। मद्रास हाई कोर्ट में सबसे अधिक 5 महिलाएं नियुक्त हुई। उसके बाद आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, दिल्ली और गुवाहाटी में 3-3। सामान्य वर्ग के जजों की संख्या में गिरावट यह दर्शाती है कि नियुक्तियां अधिक विविध सामाजिक पृष्ठभूमि से हो रही है। हालांकि इस चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं, क्योंकि उम्मीदवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि को सार्वजनिक नहीं किया जाता। यह ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा नामित जजों की जाति पर आधारित जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है, और यह विश्लेषण समाचार रिपोर्टों, नामों और समुदाय की सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। मद्रास उच्च न्यायालय में बीसी, ओबीसी, एससी, एसटी का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक क्यों है? आइए उसे भी समझते हैं। तमिलनाडु में मजबूत सामाजिक न्यायिक ढांचा है। तमिलनाडु में पिछड़े वर्गों जैसे बीसी, अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी, सबसे पिछड़े वर्गों यानी कि एमबीसी, अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के उत्थान के उद्देश्य से सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण नीतियों का एक लंबा इतिहास रहा है, जो इन समुदायों से योग्य उम्मीदवारों का एक बड़ा समूह बनाता है। बेहतर शैक्षणिक पहुँच और गतिशीलता ने भी इसे गति प्रदान किया है। राज्य सरकार उच्च शिक्षा में ओबीसी आबादी में असमान रूप से योगदान देता है, जबकि तमिलनाडु में भारत की ओबीसी आबादी का लगभग 10% हिस्सा है। यह राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा में नामांकित ओबीसी का 13% है। इससे बीसी और ओबीसी उम्मीदवारों के बीच उच्च योग्यता होती है, जिससे न्यायिक नियुक्तियों की उनकी संभावनाएं बढ़ाती है। कॉलेजियम नियुक्तियां राज्य की जनसांख्यिकी को भी दर्शाती है। सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम न्यायाधीशों का चयन करते समय राज्य से प्राप्त इनपुट पर विचार करती है।
और मद्रास उच्च न्यायालय की नियुक्तियां इस सामाजिक वास्तविकता को दर्शाती है, जहां हाल ही में नियुक्त किए गए 88.2% न्यायाधीश BC, OBC, MBC, SC और ST समूहों से है, जो सभी उच्च न्यायालयों से सबसे अधिक है। दक्षिण राज्यों के उच्च न्यायालयों में गैर सामान्य या लोअर कास्ट के न्यायाधीश अधिक क्यों हैं? देखिए, उच्च सामाजिक गतिशीलता और शैक्षिक पहुंच इन राज्यों में दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक है। तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्यों में BC और OBC समूहों के लिए बेहतर सामाजिक गतिशीलता है, जो उच्च शिक्षा में उच्च नामांकन दरों में परिलक्षित भी होती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में भारत की लगभग 10% OBC आबादी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा में OBC का 13% यही है, जिससे न्यायिक नियुक्तियों में अधिक प्रतिनिधित्व होता है। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि इन राज्यों में द्विभाषी शिक्षा पद्धति है, न कि त्रिभाषी, अपनी मातृभाषा और इंग्लिश। क्षेत्रीय राजनीति और सामाजिक गतिशीलता इसे आज की स्थिति में लाती है। दक्षिणी राज्यों में अक्सर ऐसे राजनीतिक वातावरण और सामाजिक नीतियां होती है जो प्रमुख पदों पर गैर सामान्य श्रेणियों या लोअर कास्ट को शामिल करने को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में BC, OBC, SC, ST समूहों से नियुक्त किए गए 88.2% न्यायाधीश थे, जो सभी उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक हिस्सा है। इन नियुक्तियों में मुख्यमंत्रियों और राज्य खुफिया एजेंसियों की भूमिका भी होती है। मुख्यमंत्रियों की राय पर विचार किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्रियों की राय को ध्यान में रखता है, जो न्यायाधीशों के चयन को सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए यह प्रभाव राज्यों में प्रतिनिधित्व में भिन्नता की व्याख्या कर सकता है, हालांकि उनके प्रभाव की सटीक सीमा स्पष्ट नहीं है। साथ ही राज्य खुफिया इनपुट का उपयोग किया जाता है। कॉलेजियम उम्मीदवारों की उपयुक्तता और पृष्ठभूमि का आकलन करने के लिए राज्य खुफिया शाखा से इनपुट की भी समीक्षा करता है। उदाहरण के लिए ऐसे इनपुट राजस्थान जैसे राज्यों में नियुक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, जहां राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी विचार भूमिका निभा सकते हैं। लोअर कास्ट के महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी है, भले कम संख्या में ही सही। नियुक्त किए गई 34 महिलाओं में से कई OBC, BC, MBC, SC और ST समुदायों से थी, जो लिंग और सामाजिक समूहों में कुछ विविधता दिखाती है। उदाहरण के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में 5 महिलाओं को नियुक्त किया गया, जिनमें से एक BC, एक MBC और 3 OBC श्रेणियों से थी। अन्य उच्च न्यायालय भी लोअर कास्ट से महिलाओं की नियुक्ति करते हैं, जैसे तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुवाहाटी और मणिपुर जैसे राज्यों में विभिन्न लोअर कास्ट समूहों से महिलाओं की नियुक्ति की गई है, जो व्यापक समावेशिता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए तेलंगाना ने BC और OBC श्रेणियों से महिलाओं की नियुक्ति की, जबकि मणिपुर में ST श्रेणी से एक महिला को नियुक्त किया गया। आगे के लिए नियुक्तियों में विविधता के मानदंड को संस्थागत बनाना जरूरी है। सभी उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों में BC, OBC, SC, ST और महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक दिशा निर्देश पेश किए जाने चाहिए। शैक्षिक और कानूनी प्रशिक्षण पहुंच को मजबूत बनाना चाहिए। न्यायपालिका के लिए योग्य उम्मीदवारों का एक बड़ा समूह बनाने के लिए कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के लिए छात्रवृत्ति, कोचिंग और मेंटरशिप कार्यक्रमों का विस्तार जरूरी है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने द हिंदू में छपे इस लेख के जरिए यह बताने का प्रयास किया कि BC, OBC, SC और ST और महिला जजों की दक्षिण के राज्यों में बेहतर स्थिति है, जबकि मध्य भारत में यह सब व्यवस्था राजनीति का शिकार मालूम पड़ता है। अपनी शिक्षा के प्रति दक्षिण के राज्य जिस तरह संसाधनों को अपने लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं, उसका असर इन नियुक्तियों में हमने स्पष्ट देखा। तो उस शिक्षा के महत्व को समझते हुए हमें इस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर बौद्धिक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही पसंद आने पर लाइक और शेयर भी करें, ताकि यह जानकारी अपने लोगों के काम आ सके। सबको धन्यवाद। जोहार।